अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विदिन वेस वीडियोस के साथ मैं हूँ इतरत ज़हरा और आज इट टेक्स अ फैमिली के सिलसिले की दूसरी कड़ी के साथ आपकी हाज़िर खिदमत हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होती है विदिन वेस की डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम्स मिस उज़मा सदाकत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? थोड़ा सा मैं रेफरेंस देती चलूँ कि पिछले हफ्ते हमने इस प्रोग्राम में किन किन चीज़ों को डिस्कस किया था, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो पिछले हफ्ते हमने जिक्र किया था कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, जिनके ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि फैमिलीज़ सफ़र कर रही हैं और ऐसा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू वो इस सफरिंग से बाहर निकल सकती हैं। और हमने जिक्र किया था कि किस तरह ये पूरी दुनिया में एडिक्शन डिज़ीज़ को माना जाता है कि ये एक फैमिली डिसऑर्डर है, ये एक फैमिली डिज़ीज़ है और किस तरह पूरा ख़ानदान इसकी लपेट में आ जाता है। और इसके साथ साथ हमने जिक्र किया था कि फैमिली के ऐसे कौन से रवैये होते हैं जिनसे वो नहीं जानती कि मरीज़ हर्ट हो रहा है। इन रवैयों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज मैं इसी सिलसिले में कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ूँगी और आपसे सवाल पहला ये करूँगी कि लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था कि फैमिलीज़ इनेबलिंग करती हैं या प्रोवोकिंग करती हैं, तो ये बड़े ख़तरनाक रवैये होते हैं एडिक्शन डिज़ीज़ में। क्या ये इनेबलिंग और प्रोवोकिंग का काम फैमिली सिर्फ केमिकल एडिक्शन के मरीज़ों के साथ ही करती हैं या ओवरऑल पूरी फैमिली में यानी यूनिवर्सली कुछ ख़ानदानों में ये मसाइल जो हैं देखने में आते हैं? आपको इसका जो ज़्यादातर रुझान है वो तो ऐसी फैमिलीज़ के अंदर देखने को मिलेगा जहाँ पे केमिकल एडिक्शन या नॉन केमिकल एडिक्शन है। लेकिन हम इन रवैयों को उन फैमिलीज़ में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि किसी भी क्रॉनिक इलनेस की वजह से, किसी क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर हैं। जैसे यही रवैये आपको उन फैमिलीज़ में नज़र आएंगे जिन फैमिलीज़ के अंदर कोई लव्ड वन फिजिकली पैरालाइज्ड है। यही रवैये आपको उन फैमिलीज़ में भी नज़र आएंगे जहाँ पे किसी को कोई लव्ड वन जो है वो दिल के अमराज में मुब्तला है और वो अपने इलाज पे प्रॉपर तवज्जो नहीं देता। कोई ऐसा लव्ड वन जो कि डायबिटिक है और वो अपने इलाज को प्रॉपरली फॉलो नहीं करता। यही रवैये आपको उन्हीं फैमिलीज़ में भी नज़र आएंगे। फिर यही रवैये उन फैमिलीज़ में भी नज़र आएंगे जहाँ पे कोई लव्ड वन जो है वो कैंसर का पेशेंट है और वो इलाज के अंदर है, लेकिन चूँकि इलाज में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। सो किसी भी फैमिली का क्रोनिक स्ट्रेस को जो रिस्पॉन्स करने का एक यूनिवर्सल मेथड है वो प्रोवोकेशन और इनेबलिंग है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसी फैमिलीज जो कि केमिकली एडिक्शन जहाँ पे एक्टिव है उनके प्यारे तो उसकी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं इनेबलिंग या प्रोवोकेशन में, तो बाकी लोग ऐसा क्यों करते हैं? मेनली हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं जो कि हमारे रवैयों में हेल्प करते हैं फॉर्म करने में। जैसे ब्रेन के दो हिस्से में बात करूंगी, एक तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि हमारे फोरहेड की पीछे एक टेनिस साइज के बॉल जितना ब्रेन होता है, वहाँ पे हम राइट एंड रॉन्ग में पहचान करना सीखते हैं, वहाँ पे एनालिसिस हम करते हैं, वहाँ पे हम क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनाते हैं उस ब्रेन के हिस्से को यूज़ करके। लेकिन इसका यूज़ अभी इंसानों ने काफ़ी देर से करना शुरू किया, जब से बनीनो इंसान जो है वो इस ज़मीन पे है। इससे पहले जो हम ब्रेन का पार्ट यूज़ करते हैं वो अमेग्डला कहलाता है, जो कि एक आलमंड साइज का ब्रेन है और ये हमारे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में जाके वाक़या है। अमेग्डला का जो काम है उसका काम है कि वो खतरात को भांपता है हमारे आइडेंटिफाई करने से भी पहले और हमारे बॉडी को अलर्ट करता है टू रिस्पॉन्ड इन अ सिचुएशन जहाँ पे कोई खतरा मौजूद है। दो रवैये बड़े कॉमनली हम अक्सर यूज़ करते हैं कि जब भी अमेग्डला ओवर एक्टिव होता है तो हम फाइट या फ्लाइट की तरफ जाते हैं। अब ये जो फाइट बिहेवियर है ये उन लोगों का है जो जनरली किसी भी सिचुएशन में एंग्री ज़्यादा होते हैं और यही वो लोग हैं जो कि प्रोवोकेशन की डिफरेंट फॉर्म्स को अपना लेंगे। जब मैं प्रोवोकेशन की डिफरेंट फॉर्म्स की बात करती हूँ तो ये जुबानी बदकलामी से लेके जिस्मानी तशद्दुद तक की बात है, ठीक है। सो मास्किंग उसके अंदर है, उसके अंदर ताने देना है, उसके अंदर बुरी बातें करना, बुरे अलकाबात देना, नेम कॉलिंग करना,
या पेशेंट को थ्रेट करना या किसी प्यारे को थ्रेट करना या जिस्मानी तौर पे उसे तशद्दुद का निशाना बनाना, ये प्रोवोकेशन के ज़ुमरे में सारी चीज़ें आएंगी। जब मैं बात करती हूँ कि फाइट के अलावा एक फ्लाइट बिहेवियर भी है जिसमें हम एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल इशू है, उसको मैनेज करने की बजाय हम एस्केपिंग राउट जो है वो यूज करते हैं। अब ये एस्केपिंग राउट जो है ये सारे इनेबलिंग के बिहेवियर्स को जन्म देता है, जिसमें हम पेशेंट की बातें मानते हैं। बाज़ औक़ात हमें प्रॉब्लम का पता होता है, बाज़ औक़ात हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, बट हमें कोई सिक्स सेंस कह रही होती है कि कुछ गलत है, कुछ गलत है, लेकिन हम एक्चुअल मौजू पे बातचीत करने के बजाय इनडायरेक्ट वे में ऐसी चीजें करने की तरफ जाते हैं जो हमारी अक्ल, हमारी समझ, हमारे पर्सनलिज्म के मुताबिक ठीक होती हैं, बट मेडिकल साइंस बताती है कि एक्चुअली वो ठीक नहीं होती, वो आपके पेशेंट को ज्यादा तकलीफ की तरफ जो है वो लेके चल रही होती है। वो किसी भी क्राइसिस को तो जरूर डिले करते हैं फॉर द टाइम भी, बट एक्चुअली वो किसी बड़े क्राइसिस की तरफ आपको पुश कर रही होती है। सो इनेबलिंग के जो सारे बिहेवियर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट को सपोर्ट करना ऐसी चीजों पे जो कि एक्चुअली गलत हैं, जैसे उसके साथ सिगरेट स्टार्ट कर देना कि ये थोड़ा एनालाइज करेगा, समझेगा कि ये गलत चीज है तो वो भी नहीं करेगा, या ड्रिंक स्टार्ट कर देना बाज़ औक़ात वाइफ्स करती हैं। इसी तरीके से पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना, उसके कामकाज की जगह पे बहाने बनाना, लोगों के सामने बहाने बनाना, एक्सक्यूजेस पेश करना या झूठ बोलना। सो इनेबलिंग की सारी जो फॉर्म्स हैं ये एक्चुअली हमें नजर आती हैं कि ये फ्लाइट रिस्पॉन्स है। तो जब भी कहीं पे क्रॉनिक स्ट्रेस होगा तो ये बिहेवियर बहुत तेजी के साथ ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हो सकता है मैं और आप नॉर्मल लाइफ में फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को महीनों के बाद इस्तेमाल करते हो, लेकिन जिस भी फैमिली के अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस है ड्यू टू एक्टिव एडिक्शन या ड्यू टू एनी क्रॉनिक इलनेस या कोई ऐसे डिसफंक्शनल रवैये फैमिली के हैं जहाँ पे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जैसे डाइवोर्स है किसी फैमिली के अंदर, तो जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो उसको वैसा ही रिस्पॉन्ड करेंगे जैसा कि कोई एक्टिव एडिक्शन को रिस्पॉन्ड करता है। सो सिमिलर बिहेवियर होंगे, कम या ज्यादा फ्रिक्वेंसी में हो सकते हैं, बट वो बिहेवियर आपको वहाँ पे जरूर नजर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगी अपने नाजरीन की मदद के लिए कि एक बड़ा कॉमन सा पैटर्न है, अमूमन देखा गया है कि माएँ अपने बच्चों के होमवर्क खुद कर रही होती, यानी ये एक इनेबलिंग की बहुत ही जर्नल सी एक मिसाल है। तो मैं चाहूँगी कि अब इस मौजू पे हम बात करें तो इस चीज़ को ज़रूर टच करते चलें, क्योंकि इससे देखने वालों को बड़ी मदद मिलेगी कि ये ऐसा क्या होता है। यानी जो माँ अपने बच्चे का होमवर्क खुद कर रही है, डेफिनेटली बिहाइंड द सीन एक मोहब्बत है, एक एहसास है, एक ख्याल है, लेकिन वो उस वक्त कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट में होती है कि वो ये काम खुद करने पे मजबूर होती है। अच्छा, बाज़ औक़ात कोई साइकोलॉजिकल स्टेट एज सच उसके पीछे नहीं होती, बाज़ औक़ात होती है, बट जरूरी नहीं कि हर दफा कोई ना कोई पीछे साइकोलॉजिकल रीजन हो। बाज़ औक़ात माएँ इसलिए भी होमवर्क कर देती हैं कि वो किसी फंक्शन से रात को लेट आई हैं और बच्चे ने सुबह स्कूल जाना है, तो एक शॉर्ट टर्म रेमेडी उस प्रॉब्लम को फौरी तौर पे मैनेज करने के लिए ये पॉसिबल है कि वो खुद ही होमवर्क कर दें, ताकि बच्चा अब जाग तो नहीं रहा और सुबह स्कूल में जाके ये डांट खाएगा, तो बेहतर है कि वो कर दें इसको। तो ये किसी भी इनेबलिंग हम इसलिए भी अपनाते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को क्विक फिक्स करने के लिए, फौरी तौर पे उसका कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम उसे खुद कर देंगे, कोई आउटसोर्स के थ्रू हम उसको करवा लेंगे, लेकिन हम उसको परमानेंट बेसिस पे इस तरह हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है कभी कभार हो तो फाइन, लेकिन अगर हर रोज हम यही कुछ करते हुए नजर आएंगे, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन या इनेबलिंग की फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, तो यकीनन प्रॉब्लम होगी। इनेबलिंग भी बहुत छोटे लेवल पे आपको बच्चों में नजर आएगी। इसके अलावा मैंने देखा है कि माइंड प्रोवोकेट भी छोटे छोटे बच्चों को करती हैं, यानी एक 4 साल की बच्ची के साथ माँ आपको बाज़ औक़ात बहस करती हुई नजर आती है, और जब बहस वो कंटिन्यूटी में करेगी और बच्चा उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, माँ उसको मजीद क्वेश्चन कर रही है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इवेंचुअली बच्चा क्या करेगा, वो ज्यादा बड़ा क्राइसिस क्रिएट करेगा। हो सकता है वो जिस जगह बैठा हो उसकी सारी चीजें टेबल से उलट पुलट करना शुरू कर दे और माँ के लिए ज्यादा बड़ा क्राइसिस हो। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि माएँ बच्चों को डांटती डपटती हैं, बाज़ औक़ात थप्पड़ लगा देती हैं, बच्चा रोता है फिर उसके पास बैठ के रोना भी शुरू कर देती हैं। सो ये सारे बिहेवियर्स जो हैं ये किसी भी
एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए एक्चुअली हम अपनाते हैं। लेकिन जब हमें कंटिन्यूअसली इन्हें अपनाना पड़े तो फिर हमारे ये रवैये थोड़े पक्के भी हो जाते हैं। फिर हम कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि एक्चुअली स्ट्रेसफुल नहीं है, हम इन्हीं रवैयों के थ्रू उन्हें मैनेज करते हुए नजर आएंगे। सही सही, यानी कि हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से वो स्ट्रेस जो है वो डे बाय डे बढ़ता जाता है। एग्जैक्टली। और नाजरीन, ये जो मैंने पहला क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, ये क्वेश्चन तमाम ऐसे घर वालों को मदद कर सकता है जो किसी न किसी, ना सिर्फ ये कि किसी क्रॉनिक इलनेस का शिकार है, बल्कि नॉर्मली भी बच्चों की तरबियत में हम कहीं ना कहीं उनको इनेबल करते हुए या प्रोवोक करते हुए नज़र आते हैं, जो कि साबित शुदा है कि ये एक शॉर्ट टर्म फिक्स है। यानी ये आपको क्विक फिक्स तो दे देगा, मगर ये डे बाय डे अगर आप इसको परसिस्टेंटली करते जाएंगे तो फिर ये आपके मसाइल को दुगना कर देगा। बिल्कुल। मैं इस हवाले से एक चीज़ आपको और बताती चलूँ कि आपकी मदद करने का जो ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है, इसमें आप किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या इनबॉक्स कर सकते हैं हमें, जहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी को शो कराए बगैर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम ऐसे सवालों को भी ज़रूर अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जो कि आप हमें इनबॉक्स करते हैं, यानी आप बग़ैर अपना तारुफ कराए हुए हमें अपने सवालात भेजते हैं, तो हम उनका भी जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती चलूँ कि आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में विजिंग बेस के बाकी प्रोफेशनल्स ने भी यहाँ पर शिरकत की है, और वो भी हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है और अपने सवालों के ज़रिए वो आपके कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद क्लैरिटी देंगे ताकि हम आपकी सही रहनुमाई कर सकें। तो मैम, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी इसी हवाले से कि जहाँ पर एक फैमिली डिटेक्ट कर लेती है कि अब मसाइल जो है वो नज़र आना शुरू हो गए, यानी वो जो मिसमैनेजमेंट है उसके थ्रू या फिर एक्चुअली जो कोई प्रॉब्लम है उसके थ्रू पर्सन की जिस्मानी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, वज़न में या तो बेजा इजाफा देखने में आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा वज़न नीचे गिर रहा है, फिर इसके साथ साथ मूड मिजाज में एक नुमायां तब्दीली देखने को आ रही है, बहस व तकरार का सिलसिला बार बार देखा जाता है, और मिजाज में बड़ी इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है और बज़ाहिर उसकी कोई वजह नज़र भी नहीं आ रही। इसके साथ साथ सोसाइटी से जो ताल्लुकात होते हैं उनमें कमी देखने में आ रही है। अगर वो पर्सन एक स्टूडेंट है तो उसके ग्रेड्स में पुअर ग्रेड्स आ रहे हैं, और अगर वो कोई बिजनेसमैन है तो ऐसी डील्स देखने में आ रही हैं जिनमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान उठाया जा रहा है। तो इस किस्म की हालत में फैमिली को क्या करना चाहिए, उसका पहला जो रद्द अमल है वो क्या होना चाहिए? अच्छा, दो की वर्ड्स हैं जो कि फैमिली को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक है अनमैनेजेबिलिटी, कि जब वो देखें कि एडिक्शन से ना सिर्फ उनके प्यारे की जिंदगी तबाह हो रही है बल्कि उनकी अपनी जिंदगी भी अनमैनेजेबल होती चली जा रही है, तो इसका मतलब है कि कोई मसला फिर नशे के साथ है। दूसरी चीज है पावरलेसनेस, कि जब वो ये भी महसूस करें कि अनमैनेजेबिलिटी के साथ साथ वो पावरलेस भी फील करते हैं, कि वो जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने लव्ड वन को या उसके नशे को, उसके नतीजे में उन्हें कामयाबी तो हासिल नहीं होती बल्कि प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उनके घर में एडिक्शन जो है वो एक्टिव हालत में मौजूद है और अब उसके बारे में उन्हें कुछ करने की जरूरत है। पहली कोशिश जो फैमिली करते हैं, फैमिली मेंबर्स करते हैं, वो ये है कि वो पेशेंट को नशा छुड़वाने का जो एजेंडा है वो अपने हाथ में लेते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि एज इफ पेशेंट को नशा छुड़वाना या पेशेंट का नशा छोड़ना कोई उनका बेनिफिट है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गोल थोड़े वाजिया करने की जरूरत है कि फैमिली को क्या करने की जरूरत है और पेशेंट को क्या करने की जरूरत है। फैमिली का पहला गोल ये होना चाहिए कि वो पेशेंट को नशा छुड़वाने की बजाय पेशेंट को तैयार करना शुरू करें कि वो किसी ना किसी ट्रीटमेंट में चला जाए। सही, क्योंकि नशा छोड़ना ये पेशेंट का तो कोई गोल हो सकता है लेकिन ये फैमिली का गोल नहीं हो सकता। तो फैमिली का गोल क्या होना चाहिए? फर्स्ट कि वो ऐसे बिहेवियर्स को अडॉप्ट करे जो कि पॉजिटिव हों,
ठीक है, हेल्दी बिहेवियर्स हों, ताकि पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर जो है वो इनकलकेट किए जा सके, या पेशेंट को ग्रेजुअली किसी ट्रीटमेंट की तरफ वो धकेलने में कामयाब हो जाए। सो उनका पहला गोल तो ये है कि पेशेंट को किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में ले जाया जाए ताकि वो प्रॉपर हेल्प से नशा छोड़ने की तरफ जाए, बजाय कि वो खुद ट्रायल एंड एरर्स जो है वो घर पे करते रहे। बल्कि यहाँ पर मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगी, मेरी अपनी नज़र से कुछ फैमिलीज ऐसी गुजरी हैं, बीइंग अ सोसाइटी मेंबर, यानी एज अ साइकोलॉजिस्ट नहीं, एक सोसाइटी मेंबर के तौर पे मेरे नज़र में ऐसी फैमिलीज हैं जो कि फ्लाइट और फाइट वाले आइडियाज़ पे अमल करती हैं। ऐसे में जब उनको ये एहसास होता है कि मसला जो है वो कोई बहुत बढ़ गया है और पर्सन जो है डिजीज़ में आ गया है या नशा बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो वो या तो उनके साथ फाइट करती हैं और या फिर वो उनको साइड बाय साइड, यानी उनको अपार्ट कर देती हैं या उनसे ताल्लुक़ तोड़ देती हैं। तो इस किस्म के रवैयों पे भी मैं चाहती हूँ थोड़ी सी हम रोशनी डालें कि ये फैमिलीज़ जो कर रही होती हैं, ये कोई मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट है क्या? ये कोई अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि फैमिली इस फैक्टर को तो कंट्रोल कर सकती है कि वो अपने किसी प्यारे को घर से निकाल दे, लेकिन वो इस फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकती कि दूसरे लोग फिर उसकी हेल्प ना करें ऐसी सूरत। सही। जो कि मोस्टली फ्रेंड्स, उसके कजन्स, उसके कोई चचा ताया या फुप्पो हो सकती हैं। सो जब हम सारे फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते कोई भी आउटकम निकालने में, क्योंकि फैमिली इसलिए घर से निकालती है कि इसको थोड़ी कदर आए और ये हमारे पास लौटे और कहे कि मुझे कोई हेल्प दें, क्योंकि मैं ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। लेकिन जब अदर फैक्टर्स को वो कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि फिर इस सोल्यूशन का कोई फायदा नहीं। एक तरीका कार ये हो सकता है कि वो बाकी सारी फैमिली को भी और उसके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो जा सकता है, वो उनसे भी पहले ही राब्ता करें उसको घर से निकालने से पहले, और मिलके उनके साथ तय करें कि हम इसको घर से मैं निकालना चाहता हूँ क्योंकि ये ड्रग्स नहीं कर रहा, लेकिन ये हो सकता है आपके पास जाए और आपसे हेल्प डिमांड करे इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर, इन द फॉर्म ऑफ फूड, ये आपसे हेल्प जो है डिमांड कर सकता है। तो ऐसी सूरत में आप उसको हेल्प प्रोवाइड ना करें। अगर तो वो सारे लोग एग्री करते हैं कि हाँ जी बिल्कुल हम आपके एजेंडा के साथ हैं, हम उसको वो हेल्प प्रोवाइड नहीं करेंगे, फिर तो ऐसा करना कोई कारगर साबित हो सकता है। ये कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, बट एटलीस्ट ये कुछ वर्क कर सकता है कि पेशेंट बाहर जाए और खज्जल हवार होने के बाद वो दोबारा फैमिली के पास आए और कहे कि जी मुझे अब ले चलिए। लेकिन फैमिली का कोई ऑलरेडी तयशुदा प्लान फिर होना चाहिए कि जब वो वापस आएगा तो वो उसके साथ क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर वो उसको घर में रख लेंगे और फिर वही कुछ दिनों के बाद चीजें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी एग्जांपल आप यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं टू सिंप्लीफाई के, जैसे घर में कभी कभार एक बच्चा हड़ताल करता है जब उसकी कोई बात मानी नहीं जाती और वो कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। सही, ठीक है। पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा ठीक है ना खाओ। पेरेंट्स रात को सो जाते हैं तो दूसरे बहन भाई जो हैं वो उसके लिए कुछ बिस्किट ला रहे होते हैं, वो किचन में से जाके लेके आ रहे होते हैं या वो खुद किचन में जाके खा रहा होता है और वो पेरेंट्स के साथ ये कर रहा होता है कि जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। सो अगर तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम ना खाओ, तो फिर वो मेक श्योर करें कि उस दिन फिर घर से खाना भी उसको ना मिले, तो तब तो ये स्ट्रेटेजी इफेक्टिव होगी। लेकिन अदरवाइज ये नहीं होगी। बट आई डोंट रिकमेंड सच स्ट्रेटेजीज, क्योंकि ये हमेशा आपके पेशेंट को हर्ट करती है। यू नेवर नो कि जब आपका पेशेंट बाहर स्ट्रीट पे होता है तो उसके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि एक्टिव एडिक्शन जो है या कोई भी क्रॉनिक इलनेस जो है ये पेशेंट की जिंदगी और मौत का मसला है। बिल्कुल, ये ऐसा मसला नहीं है जहाँ पे आप ट्रायल एंड एरर्स करें और देखें कि क्या काम चीजें करती हैं आपकी तरफ से और क्या काम नहीं करती। हो सकता है इस सारी सिचुएशन में आपका पेशेंट ही ना रहे तो फिर आप क्या करेंगे। तो बेस्ट स्ट्रेटेजीज की तरफ हमेशा जाना चाहिए जो काम करती हुई नजर आती हैं, जो रिकमेंडेड है। अगर आपको नहीं पता कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में आप क्या करें तो फिर आप कुछ करने से परहेज ही करें और बकायदा सीख लें, गूगल से चेक कर लें, कहीं पे कोई किताब निकालें ऐसी जहाँ पे अब तो गूगल पे हर चीज है, तो आप गूगल पे लिख सकते हैं कि जनाब जब ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसमें मेरा जो प्यारा है या बेटा या बेटी घर पे नशा कर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, या यूजुअली फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, तो गूगल आपको ढेरों ढेर जो है वो आंसर दे देगा। और जो आपको लगे कि ये साइंटिफिक है, ये कुछ काम करता हुआ नजर आता है, तो फिर आप जरूर उस चीज को अप्लाई करें, या फिर आप प्रॉपर किसी से हेल्प लें, किसी ऐसे प्रोफेशनल से जो कि एडिक्शन ट्रीटमेंट में
एक्सपर्ट है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उसके थ्रू आप यकीनन किसी ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे कामयाबी आपको नजर आने लगेगी और फिर रफ्ता रफ्ता आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम इसके ऊपर भी आगे बातचीत ज़रूर करेंगे कि जो प्री ट्रीटमेंट में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलाज में जाने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि क्योंकि ये जो बहस जिसका मैंने आगाज़ किया है, ये इस पर मैं चाहती हूँ थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर दिलाएं, क्योंकि आज तक हमारी सोसाइटी कहीं उसी जगह पर जी रही है जहाँ पर जैसे ही किसी एडिक्ट को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन से ये आना शुरू हो जाता है कि ये कोई गुनाह कर रहा है, ये कोई ख़राब अमल कर रहा है, ये कोई ख़राब आदत में मुब्तला हो गया है। जबकि कॉन्सेप्ट ये क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये किसी बीमारी का शिकार है। यानी अगर फैमिली मेम्बर्स भी अपने किसी प्यारे को नशा करते हुए देखते हैं तो फिर उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू उनकी मदद करें कि ये एक क्रॉनिक इलनेस में है। जैसे मैं अक्सर फैमिलीज़ को ही बताती हूँ कि आप बजाय इसके कि ये सोचें कि आपका कोई प्यारा नशा कर रहा है, बल्कि आपको सोचना ये चाहिए कि आपका कोई प्यारा एक ऐसी बीमारी का शिकार है जो कि जानलेवा है, जैसे कि कोई कैंसर है, जैसे कि कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जैसे कि कोई डायबिटीज़ है। ये तमाम वो बीमारियाँ हैं जो मैनेजमेंट के साथ इनके साथ गुजारा किया जा सकता है, लेकिन बग़ैर मैनेज किए इन बीमारियों के साथ आप नहीं चल सकते। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि बीमारी के तौर पे एक्सेप्टेंस दें। बिल्कुल, फैमिली को ये एक्सेप्ट करना कि ये एक कोई डिजीज है और पेशेंट का नशा करना अब कोई उसकी आदत नहीं रहा या उसके कंट्रोल में नहीं रहा, बल्कि ये एक मेडिकल इश्यू बन चुका है। ये सबसे बुनियादी चीज है जहाँ से वो कोई रिकवरी का सफर आगाज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में अभी इस चीज की अवेयरनेस नहीं है और उस अवेयरनेस के लिए जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे हम काफी सारे प्रोग्राम जैसे कर रहे हैं जिसमें बारहा ये बताया जाता है कि जो एडिक्शन है ये कोई मॉरल इशू नहीं है, ये एक मेडिकल इशू है, तो इसको मेडिकल इशू समझ के ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि फैमिलीज के अंदर ये काफी रुझानात होते हैं कि वो चाहती हैं कि एडिक्शन का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जब भी कहीं पे फैमिली जाएगी तो फैमिली का ज्यादा कंसर्न यही होता है कि ट्रीटमेंट काफी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट से उनका मुराद है कि ये कोई सोशल इशू है और डिफरेंट सोशल ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहाँ पे इस इशू को बगैर पैसों के रिजॉल्व किया जाए। लेकिन वही फैमिली जब किसी को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से ट्रीटमेंट में लेके जाती है तो वो हमेशा चाहते हैं कि वो बेस्ट ट्रीटमेंट चूज करें, जैसे उनके हालातों वाक़यात है उससे बढ़ के वो चूज करें, और वो कभी भी डॉक्टर से ये डिमांड नहीं करते कि ये महंगा ट्रीटमेंट है या ये आप पैसे लेके ट्रीट करेंगे, आप फ्री क्यों नहीं ट्रीट करते। ठीक है, क्योंकि बाकी जो डिजीजेस हैं उनकी सोशल एक्सेप्टेंस इतने लेवल पे हो चुकी है कि ये कोई मेडिकल चीजें हैं। जैसे घर पे अगर किसी को टेम्परेचर होता है तो आप फौरी तौर पे बगैर कुछ समझे बूझे आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि ये एक एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड बन चुका है। लेकिन जब भी घर में कोई नशे का मरीज होता है तो हम खुद ही किचन टेबल सॉल्यूशंस के थ्रू उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अभी इतना एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन ग्रेजुअली अगर हम देखें आज से 10 साल पहले तो अब अवेयरनेस ज्यादा बढ़ चुकी है फैमिलीज के अंदर। अब फैमिलीज इसको मेडिकल इशू अगर मानती नहीं है तो कम से कम वो ये जरूर समझती हैं कि कोई मसला है और हमें इसके हल की तरफ जाना चाहिए। जितना जल्दी कोई फैमिली किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर से राब्ता करती है उतना उनके पेशेंट के रिकवरी में जाने के चांसेस जो हैं जल्दी और लंबे अरसे तक रिकवरी में रहने के चांसेस ज्यादा बेहतर और बड़े हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने गुफ्तगू यहाँ तक आई गई है कि ट्रीटमेंट सेंटर का आपने जिक्र किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके वसातत से अपने नाजरीन को हम ये चीज़ बताएं कि अगर एक पर्सन आपके पास घर में ऐसा है जो कि नशे का शिकार है और अब आप मान चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि उसकी बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो डैमेज हो चुकी है, और अब आपको ये भी पता है कि एक सलूशन आपको दरकार है और पेशेंट अभी घर पे ही है। अब यहाँ पर फैमिली अगर चाहती है कि वो ट्रीटमेंट में लेके आए पेशेंट को और वो इस बारे में कंफ्यूज हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट होना चाहिए, कहाँ लेके जाएं, क्या करें, कैसे जाएं, मरीज़ तो राज़ी नहीं होगा, तो ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जिनमें कि एक बहुत बड़ी कंफ्यूज स्टेट में फैमिली होती है और ये समझ ही नहीं आ रहा होता। और अगर ये पता भी चल जाता है कि ट्रीटमेंट सेंटर वहाँ मौजूद है
तो ये पता नहीं होता कि फिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि फैमिली ऐसे कौन से एलिमेंट्स देखे जब भी वो ये चूज करने पे जाएं कि हाँ उनके प्यारे को किसी ट्रीटमेंट में लेके जाने की जरूरत है, तो वो ट्रीटमेंट में क्या बुनियादी एलिमेंट्स होने चाहिए। चंद चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सबसे पहला बुनियादी एलिमेंट जब भी आप किसी ट्रीटमेंट सेंटर में जाएं और आपका राब्ता जिस भी पर्सन के साथ होता है, जो भी आपको अटेंड करता है, तो आप उससे कुछ सवालात जरूर करें और हमेशा स्मार्ट कंज्यूमर के तौर पे बिहेव करें, नाइव कंज्यूमर के तौर पे बिहेव ना करें। नाइव कंज्यूमर वो होता है जो कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर किए बगैर किसी एक शॉप पे जाता है और जो भी चीज उसको चाहिए होती है, कोई जितना भी जैसा भी बताता है वो वैसा उठा के घर ले आता है। स्मार्ट कंज्यूमर ये होता है कि वो पहले चीजों को देखता भालता है, इंटरनेट के थ्रू देखता है, फिर देखता है कंपैरिजन इसके क्या हैं, और फिर इवेंचुअली वो किसी एक जगह पे कोई सोचा समझा फैसला करता है और फिर जाता है और फिर भी जाके उनसे सवालात करता है, क्योंकि ये उनके प्यारे की जिंदगी और मौत का मसला है। सो उन्हें जरूर ऐसी कुछ बुनियादी चीजें जो है वो किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर में जाए तो पूछने की जरूरत है। सबसे पहली चीज जो वहां पे देखने की जरूरत होती है जब भी आप उस मुतल्लिका पर्सन से बात करें, बीइंग अ फैमिली मेंबर, तो जरूर देखें कि क्या ये डिजीज कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। डिजीज कॉन्सेप्ट से मेरी मुराद ये है कि क्या ये नशे को एक मेडिकल इशू कंसीडर करते हुए आपसे बातचीत कर रहे हैं या ये कोई मॉरल इशू कंसीडर करते हुए बातचीत कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया, डिजीज कि कोई भी जो ट्रीटमेंट सेंटर जहाँ से आपने राब्ता किया है, क्या वो नशे को कोई बीमारी तस्वर करते हैं या वो कोई मेडिकल इशू ही तस्वर करते हैं। सही। दूसरी बुनियादी चीज जो है कि जब आपका प्यारा वहां पे पहुंचेगा तो उसे कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा जब वो नशा छोड़ेगा, जिसको हम विड्रॉल कहते हैं। तो क्या वहां पे कोई मेडिकल डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि उसके विड्रॉल मैनेजमेंट को सुपरवाइज करेंगे और उसको एज पॉसिबल एज स्मूथली लेकर जाएंगे। सो उनसे दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि आपके पास मेडिकल टीम कौन सी है जो कि हमारे पेशेंट को जब वो नशा छोड़ेगा तो उन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में फैसिलिटेट करेगी। तीसरा बुनियादी सवाल ये होना चाहिए कि क्या पेशेंट जब नशा नहीं कर रहा होगा तो उसके जो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट पैदा होगा उसको भी स्टेबल करने में कोई उसे हेल्प दी जाएगी। क्या पेशेंट के डिनाइल को मैनेज करने में भी कोई हेल्प दी जाएगी, क्योंकि जैसे नशे की बीमारी है उसको कहा जाता है कि ये डिनाइल की भी बीमारी है, इसमें डिनाइल पेशेंट का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू कॉग्निटिव इंफेयरमेंट, और पेशेंट ये तस्लीम नहीं करता कि वो कोई नशे का मरीज बन चुका है, उसको अभी भी यही लगता है कि वो नशे को सेफली कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आजकल चूंकि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, आजकल चूंकि फैमिली से बन नहीं रही है, आजकल चूंकि बीवी ने काफी तंग किया हुआ है तो उस वजह से मैनेज नहीं कर पा रहा, अदरवाइज कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है। सो फैमिली को जरूर क्वेश्चन करना चाहिए कि वो पेशेंट के डिनाइल को मैनेज करने में क्या उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या उनके इदारे में कोई ऐसा प्रोग्राम पेशेंट्स को करवाया जाता है जो डिनाइल मैनेजमेंट में हेल्प करे। चौथी अहम चीज उन्हें पूछनी चाहिए कि जब पेशेंट उनके पास होगा तो ऐसी सूरत में क्या फैमिली घर पे ही रहेगी या वो कोई फैमिली को भी काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे किसी फैमिली प्रोग्राम के थ्रू, जिसके दौरान फैमिली भी ऐसी स्किल्स को सीखेगी जिससे पेशेंट को हैंडल करने में ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट उनके लिए कोई सहूलत पैदा हो सकेगी और वो उसको थोड़ी बहुत मुश्किलात के साथ या आसानी से उसको हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद जो इंडोर ट्रीटमेंट है उसके बाद जब पेशेंट घर आएगा और फिर उसको जो मुश्किलात आएंगी तो ऐसी सूरत में क्या उनके पास कोई आफ्टर केयर प्रोग्राम भी मुयस्सर है जिसके थ्रू वो पेशेंट को जो भी जरूरी सपोर्ट होगी वो प्रोवाइड करेंगे, और अगर करेंगे तो कितने अरसे तक करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो फिर पेशेंट क्या करेगा। क्योंकि आमतौर पे फैमिली ये समझती है कि पेशेंट का जब इंडोर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, अब वो बिल्कुल पहले जैसा अच्छा बच्चा बन चुका है, अब वो नशा बिल्कुल नहीं करेगा, अब वो हर चीज जो उसने खराब की थी वो उसको खुद ही फिक्स करेगा, अब वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी एट वंस उठा लेगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इंडोर ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ पेशेंट को आउटडोर के लिए प्रिपेयर करता है। सो आउटडोर ट्रीटमेंट में भी पेशेंट को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको नए सिरे से लर्न करना पड़ता है कि नशे के बगैर जिंदगी को कैसे गुजारना है, नशे के बगैर फैमिली के साथ ताल्लुकात मैंने कैसे बेहतर बनाने हैं, नशे के बगैर मैंने अपने प्रॉब्लम्स को मैनेज करना कैसे सीखना है, नशे के बगैर मेरे जो इमोशनल इश्यूज हैं उनको मैंने कैसे मैनेज करना सीखना है। क्योंकि जब पेशेंट नशा कर रहा होता है तो हर मसले का एक इलाज उसके पास होता है और वो है
ड्रग्स, लेकिन जब वो ड्रग्स नहीं कर रहा तो फिर कई मसाइल जो है उसकी लाइफ में जो आएंगे, तो उनके सॉल्यूशंस वो कैसे करेगा और कितना कंफर्टेबली करेगा, या वो कितना स्किल्ड हो चुका है करने में। सो ये भी क्वेश्चन जरूर फैमिली को ट्रीटमेंट फैसिलिटी से करना चाहिए कि वो आफ्टर केयर प्रोग्राम या फॉलो प्रोग्राम भी कोई तजवीज करेंगे, और अगर वो करेंगे तो वो कितनी देर का होगा, और इस दौरान वो पेशेंट को क्या सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या फैमिली को भी, जब पेशेंट आउट केयर प्रोग्राम में होगा तो क्या फैमिली को भी इस सूरत में कोई सपोर्ट अप्रोप्रिएट जो है वो मिलती रहेगी, या बस इंडोर ट्रीटमेंट हो गया तो अब फैमिली भी घर बैठे और पेशेंट भी घर बैठे, क्या ऐसा कोई सिचुएशन होगी। सो फैमिली को ये क्वेश्चन जो है वो जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है जिसको हम क्रॉनिक इलनेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी है, तो इसमें सिर्फ 3 मंथ्स के ट्रीटमेंट से या 100 डेज के ट्रीटमेंट से बुनियादी जो फायदा है वो तो जरूर हो सकता है, लेकिन जो कोई मुस्तकिल फायदा नहीं है। यानी ये पेशेंट को नशा छुड़वाने की जो कामयाबी है वो तो जरूर अचीव करता है इंडोर ट्रीटमेंट, लेकिन पेशेंट नशा छोड़े रखेगा, इसके लिए उन्हें बाहर के प्रोसीजर में भी काफी जो है काम जो है करना पड़ेगा। सो ये बुनियादी चीजें हैं जो कि किसी भी फैमिली को जरूर देखनी चाहिए जब भी वो अपने किसी प्यारे के लिए कोई ट्रीटमेंट फैसिलिटी को चूज करते हैं, और जरूर क्वेश्चंस करने चाहिए उन लोगों से जहाँ पे वो जाते हैं। बिल्कुल इस तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। मैंने अक्सर तजर्बा किया है कि फैमिली वाले आके जो फैसिलिटीज़ देख रहे होते हैं उसमें वो ये चेक कर रहे होते हैं क्या दीवारों पे रंगो रोगन जो है वो प्रॉपर है, या जो रूम फैसिलिटी दी जा रही है वहाँ पर टीवी, फ्रिज या एसी की सहूलत जो है वो मौजूद है, क्या इन चीज़ों से कोई ताल्लुक है ट्रीटमेंट का? अच्छा, मैंने जितनी भी बातें बताई हैं जो कि बुनियादी बातें हैं किसी भी ट्रीटमेंट फैसिलिटी को चूज करने में, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि रूम का साइज भी जरूर देखें, सही, उनका किचन मेन्यू भी जरूर चेक करें कि वो क्या खिलाएंगे आपके पेशेंट को, या रूम में वो क्या फैसिलिटीज देंगे। ये नॉन इश्यूज हैं। सही। फैमिली को हमेशा जो मेन इशू है उसके मुतालिक जितने मर्जी सवाल चाहे वो करें, और ज्यादा से ज्यादा पूछना चाहिए ताकि वो खुद भी जान सकें कि जब उनका प्यारा किसी इंडोर फैसिलिटी में होगा तो उसके साथ क्या काम होगा, जिससे उसकी बीमारी को मैनेज करने में उसको फायदा मिलेगा, या फैमिली क्या रोल सपोर्टिव रोल जो है वो प्ले कर सकती है, जिससे उनका प्यारा जो है वो नशा छोड़ने में कामयाबी हासिल कर लेगा। सो मेन जो फोकस है वो इन चीजों पे होना चाहिए। रूम का साइज क्या है, वहाँ पे कूलिंग कितनी है, वहाँ पे किचन मेन्यू उनका क्या है, ये सारे नॉन इश्यूज हैं। ये कंसर्न जो है फैमिली को हमेशा जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाते हैं, जबकि फैमिली इन चीजों पे जरूर आपसे क्वेश्चन करेगी, जबकि ट्रीटमेंट में आप क्या प्रोवाइड करते हैं मोस्टली फैमिलीज जो है वो उन चीजों के ऊपर आपसे कोई सवाल नहीं करती। तो फैमिली को अपना फोकस जो है या अपना किबला दुरुस्त रखना चाहिए कि जो मेन फोकस है वो ट्रीटमेंट से मुतल्लिका सही। अच्छा, यहाँ पर एक और फैक्टर जिस पे मुझे ऐसे लगता है कि बात होनी चाहिए वो ये भी है कि अक्सर फैमिलीज जो है, चूँकि वो नशे की एक आदत में फैमिली भी तो होती है ना, कि केमिकल पे अगर पर्सन डिपेंडेंट है तो फिर फैमिली उस पर्सन के मूड मिजाज पे डिपेंडेंट है, तो वो एक क्विक फिक्सेस की आदत फैमिली को भी होती है। क्या ऐसा भी तो होता है ना कि ट्रीटमेंट में आने के बाद फैमिली जैसे सुबह में अगर पेशेंट को छोड़ के जाती है तो शाम में वो चाहती है कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक नज़र आना शुरू हो जाए, तो यहाँ पर आप फैमिली को कैसे बताएंगी कि ये जो एक डिफरेंस क्रिएट होगा वो कैसे क्रिएट होगा? कुछ फैमिली की एक्सपेक्टेशंस जो है या कंसर्न जो है वो आउट ऑफ फियर जन्म लेते हैं, लेकिन मैं और आप, हम सब लोग जो किसी भी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में काम करते हैं, हमें ये अच्छी तरह अंदाजा है कि ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ता है, शुरू में भी, ट्रीटमेंट के दौरान भी, ट्रीटमेंट के डिस्चार्ज टाइम पे भी और ट्रीटमेंट के बाद पे भी कुछ डिफिकल्टीज जो है उसका सामना करना पड़ता है। सो अगर हम फैमिली को पहले से ही अवेयर करते रहे कि कल या परसों आपके पेशेंट को इन डिफिकल्टीज का सामना हो सकता है, ताकि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है उन्हें रियलिस्टिक बनाओ, और फैमिली की तवक्कुआत को हमें खुद भी थोड़ा डील करते रहने की जरूरत है कि अगर वो हमसे कोई ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमें लग रहा है कि ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं या फॉल्स
रॉन्ग तो मैं नहीं कहूंगी, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हैं। सो हमें उनको ट्यून भी करते रहने की जरूरत है कि ट्रीटमेंट के जिस मरहले में उनका पेशेंट है वहां पे जितनी बेहतरी की गुंजाइश है या जो मसाइल आ रहे हैं उससे फैमिली को पहले से अवेयर किया जाए। अगर फैमिली को पहले से अवेयर किया जाए और फैमिली उन मुश्किलात का अंदाजा रखती है और अभी वो दरपेश नहीं आई और जब उनके पेशेंट को वो दरपेश आती हैं तो यकीनन प्रोफेशनल्स पे भी उनका एतमाद बिल्ड होता है कि उन्होंने जिन लोगों के हाथों में अपने मरीज को दिया है वो एक्चुअली जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। सो हमें ये थोड़ा सा रखना चाहिए। दूसरे एंड पे फैमिलीज को भी ये देखने की जरूरत है कि हमारे जज्बात जो हैं वो हमारा मसला है, लेकिन अगर हमारे जज्बात की वजह से हमारे किसी प्यारे के इलाज में कोई डिफिकल्टी पैदा हो रही है तो हमें अपने जज्बात को खुद संभालने की जरूरत है और जो ट्रीटमेंट में अभी करने का काम है उसे फिर ज्यादा तवज्जो देनी। बिल्कुल होना यही चाहिए कि हम अपने जज्बात को उस ट्रीटमेंट से थोड़ा सा अलग रखें, क्योंकि हमारे जज्बात जो हैं वो अमूमन हमारा नुकसान ही कराते हैं। तो नाजरीन, यहीं पर हम अपनी गुफ्तगू में थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसके बाद हम एक Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ठीक है, Q&A सेशन के लिए आप लोग तैयार हैं? वरना हमारे नाजरीन ने इनबॉक्स में बहुत कुछ भेजा है हमें। बहुत ज़्यादा। तो सर कल मुझे लग रहा है कि कल इससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक तो ये कि पहले से पता है लोगों को, दूसरा ये कि हम उस वक्त उसको प्रमोट कर सकेंगे तो और ज़्यादा मुमकिन है। हाँ, मिस सैरिश ने किया। हाँ जी, ठीक हो गया सर, ठीक है। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम अपने Q&A सेशन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर मौजूद हमारे विलिंगनेस प्रोफेशनल्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना अपना सवाल जो वो पूछना चाहें मैडम उज़मा से वो हमारे साथ शेयर करें। जी मैम, मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने एनेबलिंग और प्रोवोकिंग का जिक्र किया, तो क्या ये रिलेशन जो है, जो अनहेल्दी है, ये टू वे होता है क्या? जैसे पेरेंट्स बच्चों को प्रोवोक करते हैं, बच्चे भी उसका रद्द-ए-अमल, ये रिलेशन क्या दो तरफा? ये दो तरफा बन जाता है, लेकिन ये शुरू में दो तरफा नहीं होता। ये किसी एक तरफ से स्टार्ट होता है, यूजुअली वो पेरेंट्स की तरफ से या बच्चे की तरफ से स्टार्ट होगा, लेकिन दूसरी पार्टी जो है उस इनेबलिंग या प्रोवोकेशन को निपटाने के लिए ऐसे रवैये जो है वो इवेंचुअली सीख लेगी। सो जो भी डिसफंक्शनल बिहेवियर्स के साथ फर्द है, अगर वो बच्चा है तो फैमिली जो है उसको मैनेज करने की कोशिशों में वैसे बिहेवियर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि फैमिली के पास अगर कोई हेल्दी तरीका कार उन्हें नहीं पता कि कैसे ऐसे बच्चे को जो कि डिसफंक्शनल बिहेवियर्स के साथ है उसे मैनेज किया जाए या प्रॉब्लम बिहेवियर्स के साथ है उसे मैनेज किया जाए, तो यकीनन वो अनहेल्दी बिहेवियर्स के थ्रू फिर उसको मैनेज करना सीखेंगे, जो कि हमें इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में नजर आता है। सो ये वन वे स्टार्ट तो नहीं होता, बट फिर इवेंचुअली ये टू वे जो है, स्टार्ट ये वन वे होता है लेकिन इवेंचुअली ये टू वे बन जाता है। और आपको पहले फैमिली की ट्रीटमेंट में आने से पहले भी और आने के बाद वीडियो ट्रीटमेंट की तरफ किया है, तो दरअसल उनको डील करना फैमिली का एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उन्हीं की जिम्मेदारी है। क्या ट्रेनिंग में, काउंसलिंग में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है कि फैमिली इन लाइन्स पर ट्रेनिंग हो और वो जिम्मेदारी को उठा लें? कई दफा फैमिली ये समझती है कि वो अपना ख्याल तब रखेंगे जब पेशेंट ठीक हो जाएगा, हालांकि रिकवरी के लिए ये जरूरी है कि पहले वो अपना ख्याल रखें और फिर पेशेंट के ठीक होने का रास्ता हमारा होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या इसमें इस चीज का इस्तेमाल भी किया जाता है किसी ट्रीटमेंट प्रोग्राम में, काउंसलिंग प्रोग्राम में? फैमिली को जब भी कोई फैमिली किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी को चूज करती है तो फैमिली को उस ट्रीटमेंट फैसिलिटी से जरूर ये सवाल करना चाहिए कि क्या फैमिली मेंबर्स के लिए भी कोई काउंसलिंग का एहतमाम है आपके इदारे में। और जब मैं अपने इदारे की बात करती हूँ तो यकीनन हम फैमिलीज के लिए ऐसी डिफरेंट सेशंस का एहतमाम करते हैं या इंडिविजुअल काउंसलिंग का एहतमाम करते हैं, ग्रुप सेशंस का एहतमाम करते हैं
जिसके थ्रू वो ऐसे स्किल्स को सीखते हैं जिससे ना सिर्फ उन्हें अपने जज्बात को मैनेज करने में कामयाबी वो हासिल करते हैं, बट इवेंचुअली अपने पेशेंट के रवैयों को भी डील करने में और उसे हैंडल करने में आसानी जो है उन्हें मिलना शुरू हो जाती है। मैं थोड़ा एक स्टेप आप जो बात कर रहे हैं उससे भी आगे जाऊंगी कि फैमिली जब हमारे पास आती हैं तो उनका भी यही हाल होता है कि एक्चुअली मसला तो पेशेंट का है, पेशेंट को अगर आप ठीक कर दें तो हम तो ठीक ही हैं। वो ये ज़रूरत भी महसूस नहीं करते कि उन्हें भी कोई काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, या उनके रवैये भी पेशेंट के रवैयों को मैनेज करते करते बीमार हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि एक्चुअल मसला पेशेंट है, अगर ये ठीक हो जाए तो वो ऑलरेडी ही लाइफ में बहुत चीज़ें बेहतर कर रहे हैं। सो फैमिली को भी अपने उन रवैयों को जो कि बीमार रवैये हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके मैनेज करने की ज़रूरत होती है, और इदारा इस बात का एहतमाम करता है कि वो उन्हें हेल्प प्रोवाइड करे। अगर पेशेंट को सिर्फ ठीक कर दिया जाए और फैमिली के रवैये बेहतर ना हो तो पेशेंट अबाउट केयर प्रोग्राम में जाएगा तो इवेंचुअली वो अपने प्रीवियस रवैयों की तरफ लौट जाएगा, क्योंकि घर पे उसको प्रोफेशनल्स ने ट्रीट नहीं करना, घर पे उसको फैमिली ने ट्रीट करना है। और अगर फैमिली सिक बिहेवियर्स के साथ पेशेंट को ट्रीट कर रही है, उन्हीं बिहेवियर्स के साथ जो कि एक्टिव एडिक्शन में करते थे, तो फिर पेशेंट के वापस जाने के चांसेस नशे की तरफ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से वो सफ़र तय करता है और उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट भी अपने हिस्से का काम कर रहा है और फैमिली भी अपने रवैयों को ड्यूरिंग द इंडोर प्रोग्राम मैनेज करने में कुछ कामयाबी हासिल करती है और कुछ कामयाबी वो बाहर जाके हासिल करती है, तो फिर थोड़ा ये सफ़र आसान हो जाता है। मैम अक्सर ये देखा गया है कि एडिक्ट्स जो फैमिली में या फैमिली मेम्बर्स ने नहीं माना होता कि जब तक पेशेंट को नहीं चाहेगा वो नहीं छोड़ सकता, जिसकी वजह से इलाज में भी काफ़ी ज़्यादा लेकिन जब मरीज इलाज में आ भी जाता है तभी फैमिली बहुत रिलाय कर रही होती है पेशेंट की चाहत पर, अक्सर उससे पूछ भी रहे होते हैं इलाज के दौरान ही कि अब हमारा दिल तो नहीं करता और करने का इरादा तो नहीं है। दूसरी केस में पेशेंट जो है वो कभी कुछ करने के लिए कह देता है कि छोड़ दूंगा, बुरी चीज़ थी, कभी कहेगा नहीं आप लोग मैं नहीं छोड़ूंगा जब दिल जाएगा। तो इस उतार चढ़ाव की वजह से फैमिली के भी जज्बात में बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में किन लाइंस पर हमें फैमिली के साथ काम करना चाहिए? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि फैमिली जब एक्टिव एडिक्शन के साथ घर पे अपने पेशेंट के साथ होती है तो वो इसी बात का इंतजार कर रही होती है कि किस दिन ये आकर हमें कहे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है और आप मुझे किसी ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाएं। ऑल्दो के फैमिली इन इन्फॉर्मेशन को हासिल करती है, लेकिन किसी भी पेशेंट से ये बात करना कि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ये काफ़ी बड़ा इशू है उनके लिए, और फैमिली ये बात नहीं करती। फिर इर्द गिर्द से जब हम सोसाइटी के मैसेजेस भी हमें मिल रहे होते हैं कि जब तक ये खुद नहीं चाहेगा ये नशा नहीं छोड़ेगा, तो फैमिली उसके रेडी होने का इंतज़ार करती रहती है। पहले ये एक कॉन्सेप्ट था कि जब कोई पेशेंट हिट बॉटम होगा तो फिर वो किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी की तरफ जाने का सोचेगा या उसको कोई ऐसी ज़रूरत महसूस होगी। हिट बॉटम से मेरी मुराद है कि जब पेशेंट की हेल्थ भी खराब हो चुकी होगी, उसके सोशल रिलेशनशिप्स भी डैमेज हो चुके होंगे, उसको जॉब भी नहीं उसके पास होगी, बीवी डाइवोर्स कर चुकी होगी और वो स्ट्रीट पे पड़ा होगा, तो फिर वो हिट बॉटम होगा। लेकिन इवेंचुअली ये देखा गया कि ये जो हिट बॉटम है, पेशेंट जब भी किसी बॉटम को हिट करता है तो वो बाउंस करता है, फिर वो उससे भी ज़्यादा किसी एक बॉटम की तरफ जाता है। सो 1970s में डॉक्टर वर्नन जॉनसन ने एक तरीका जो है वो दरियाफ्त किया इवेंचुअली, और उन्होंने बेसिकली कुछ पेशेंट्स के ऊपर ये रिसर्च की जो कि 5 साल एक रिसर्च थी कि पेशेंट क्यों ट्रीटमेंट से फैसिलिटी की तरफ नहीं जाते, जबकि उनकी फैमिलीज भी उन्हें कहती हैं, तो वो रेडी क्यों नहीं होते। सो तकरीबन 200 पेशेंट्स पे उन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट की, जिसके नतीजे में उन्होंने पेशेंट से डिफरेंट सवालात किए और कंक्लूजन उनका ये था कि पेशेंट को कोई क्राइसिस जो है वो ज़रूर इतना मोटिवेट करता है कि वो किसी ना किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाने का सोचें या अपनी फैमिली से कहें कि उन्हें कोई हेल्प चाहिए। सो डॉक्टर वर्नन जॉनसन ने फिर इवेंचुअली ये सोचा कि ये जो क्राइसिस है ये क्या लाइफ क्राइसिस उसको देगी तो वो जाएगा किसी ट्रीटमेंट की तरफ, या फिर फैमिली कोई ऐसा क्राइसिस जो है वो स्टेज कर सकती है या उसके लिए इंटरवेंशन की सूरत में क्रिएट कर सकती है जिसके थ्रू वो इवेंचुअली किसी हेल्प की तरफ आमादा हो। सो ऐसे तरीकाकार मौजूद हैं ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के पास कि वो आपको या फैमिली मेम्बर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे वो अपने प्यारे को मोटिवेट करें ताकि वो ट्रीटमेंट की तरफ आए, जिसको हम कहते हैं कि वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करके पॉजिटिवली ट्रीटमेंट में आने का
जो फैसला है वो करता है। अब जब पेशेंट ट्रीटमेंट में आ जाता है, वहां पे उसकी ये चाहत आपने मेंटेन करना होती है, जो कि फैमिली ने हर रोज कुछ ना कुछ काम पेशेंट के साथ बातचीत करनी होती है ताकि उसकी चाहत मेंटेन रहे। पेशेंट की चाहत पे इतना रिलाय नहीं करना चाहिए फैमिली को, क्योंकि एक बात मैंने पहले भी की कि पेशेंट जो है वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का शिकार होता है, उसका ब्रेन इतना हेल्दी नहीं रहता ड्रग्स करने की वजह से। सो हमें ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए बीइंग अ फैमिली मेंबर के पेशेंट कोई अपने ब्रेन से हेल्दी फैसले अभी करने की पोजीशन में है। ऐसा नहीं कि वो चाहता नहीं है, अभी वो उन फैसलों को करने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो फैसला सुबह के टाइम पे करता है कि हाँ मुझे इस ट्रीटमेंट से काफी फायदा हो रहा है, तो हो सकता है उसका ये फैसला जो है वो शाम तक बदल भी जाए उस कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से। सो जो हेल्दी फैसले करने हैं वो किसी फैमिली की तरफ से आएंगे, क्योंकि फैमिली कोई ड्रग्स नहीं कर रही होती, फैमिली के रवैये जरूर बिहेवियरली खराब होते हैं, फैमिली इमोशनली डिस्टर्ब जरूर होती है, लेकिन फैमिली के ब्रेन में कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं होती। इसका मतलब यह है कि फैमिली जो है वो कुछ हेल्दी चॉइसेस ले सकती है, हेल्दी फैसले कर सकती है। सो फैमिली को अपने फैसलों पे रिलाय करना चाहिए, और पेशेंट की जो ट्रीटमेंट में चाहत है वो बनाते रहने से ही आएगी, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, लेकिन फैमिली ने इंडोर ट्रीटमेंट में काम भी यही पेशेंट पे करना होता है कि वो अपने ट्रीटमेंट में दिलचस्पी को मेंटेन रखे और उसको बरकरार रखे। ठीक है, मैं कुछ तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगी कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और कुछ सवाल जो मैं चाहूँगी कि इनबॉक्स में आए हैं उनको हम ज़रूर जवाब दे दें। जैसे कि एक सवाल यहाँ पर इनबॉक्स में कोई ख़ातून है जो कि अपना नाम नहीं बताना चाह रही, और वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ किए बगैर ये आपसे पूछना चाह रही हैं। सवाल इनका ये है कि मेरे शौहर शराब नोशी करते हैं, लेकिन वो मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं किसी से जिक्र करूं, और मैं उनकी एब्सेंस पर लोगों से, रिश्तेदारों से झूठ बोलती हूं कि वो कहीं और मसरूफ़ हैं या वो घर पर नहीं है। तो ऐसे में मेरे लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, क्योंकि मैं ज़ाहिर है उनके अंडर हूं और उनसे डरती भी हूं, तो फिर ऐसे में ही क्या कर सकती हैं? सिक्रेसी जो है किसी भी एडिक्शन को प्रिवेल करने में एक की रोल प्ले करती है। एडिक्शन चाहती है कि वो सिक्रेसी में रहे ताकि उसको ग्रो करने का मौका मिले। तो अगर हम किसी भी एडिक्शन को मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस सिक्रेसी में से निकलना पड़ेगा, इस आइसोलेशन की कैफियत में से निकलना पड़ेगा। मेरा मशवरा उनको ये है कि वो ऐसे लोगों से इस बात को जरूर शेयर करना शुरू कर दें जो कि उन्हें अभी काफी डिफिकल्ट लगता होगा, जो कि उनके काफी क्लोज मेंबर्स हैं। शेयर करने का मतलब ये नहीं कि वो उनसे ये मशवरा लेना शुरू कर दें कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं। शेयर करने का मतलब ये है कि वो ये उनके सामने तस्लीम कर लें कि उनके हस्बैंड जो है वो ड्रग्स करते हैं और उनकी ड्रग्स करने की वजह से वो काफी मसाइल का शिकार हैं। तो ये शेयरिंग करना जो है, अगर वो कोई 1.5 दर्जन के करीब लोगों से ये शेयरिंग कर लेंगी तो फिर उनके अंदर इतनी करेज जरूर डेवलप हो जाएगी कि वो किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी से भी राब्ता क्योंकि ऑलरेडी पता तो सबको ही होता है, और ये साबित मेरा ख्याल है जब भी वो ये शेयर करेंगे तो लोग उनसे यही कहेंगे कि हाँ हमें इसका पता था, लेकिन हम आपके सामने इसलिए बात नहीं करते थे कि आपको कहीं बुरा ना लगे। और शेयर करने से पहले ये तय करना जरूरी है कि आखिर किन लोगों के साथ शेयर किया जाए। शेयर हमेशा उन लोगों के साथ करना चाहिए जो कि आपकी बात को अच्छे तरीके से सुनेंगे और वो आगे फिर किसी को कन्वे नहीं करेंगे, क्योंकि बताने का मकसद बेसिकली कोई ढंडोरा पीटना नहीं होता, बल्कि शेयर करने का बुनियादी मकसद करेज कलेक्ट करना होता है जो कि आपको कोई पॉजिटिव एक्शन लेने की तरफ मोटिवेट कर। ठीक है, एक सवाल, हम टाइम की कमी है मगर एक सवाल हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। मिसेस ज़िया है लाहौर से, पूछ रही हैं कि मेरा बेटा हर वक्त वीडियो गेम्स खेलता है और अब जबकि गर्मियों की छुट्टियां हैं तो ये मामला कुछ और ही बढ़ गया है, और जिस किस्म के मसाइल का आपने अभी जिक्र किया है मैं वो सब कुछ उसके अंदर आसानी से देख सकती हूँ। तो मुझे अपने बेटे के साथ कैसे पेश आना चाहिए जबकि उसकी उम्र अभी सिर्फ 9 बरस है? 9 बरस है। वीडियो गेमिंग एक काफी बड़ा मसला बनता जा रहा है, और ये सिर्फ यंग जनरेशन के लिए नहीं बल्कि ऐसे लोग जो कि कामकाज करते हैं जो उनके लिए भी काफी मसाइल का
सामना उन्हें रहता है, और खास तौर पे स्कूल एज के बच्चे जो हैं या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा वीडियो गेमिंग की तरफ जाते हैं। वीडियो गेमिंग को यूजुअली हम हार्मलेस कंसिडर करते हैं, और अगर हमारा बच्चा दिन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वीडियो गेम्स खेल रहा है तो पेरेंट्स को एक तसल्ली ये होती है कि एटलीस्ट घर में मेरी नजरों के सामने है, बाहर नहीं जा रहा। सो ये एक तसल्ली उन्हें कहती है कि अच्छा फिर किए रखो। एक और चीज मैंने पेरेंट्स में देखी है जो कि छोटी एज के बच्चे होते हैं, लेट्स सपोज 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, और पेरेंट्स को जब भी कोई डिफिकल्टी होती है उन्हें मैनेज करने में तो वो एक टैबलेट पकड़ा देते हैं और उस पे कार्टून्स या जो भी बच्चे पसंद करते हैं, सॉन्ग्स पसंद करते हैं तो वो लगा देते हैं। एक फैमिली हमारे पास ट्रीटमेंट में है जिनका एक छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का, और ड्यूरिंग द सेशन जब उन्हें डिफिकल्टी होती थी कि वो कभी रोना शुरू कर देता था, तो बजाय इसको कि उसको कोई एक बंदा बाहर ले जाके फैसिलिटेट करे, वो उसको एक अपने मोबाइल फोन पे एक सॉन्ग लगा के देते थे, जिसके बाद वो हंसना शुरू कर देता था, स्माइल पास करना शुरू कर देता था और कंफर्टेबली देख ही चला जाता था, और वो उस सॉन्ग को बार बार रिपीट करते थे। तो ये जो स्क्रीन एडिक्शन है, एडिक्शन का वर्ड हो सकता है अच्छा ना लगे पेरेंट्स को, लेकिन स्क्रीन एडिक्शन जो है ये भी अपकमिंग जो एडिक्शंस हैं उनमें काफी टॉप लिस्ट के ऊपर है, और इसको हम प्रोसेस एडिक्शन या बिहेवियरल एडिक्शन भी कहते हैं। यानी किसी एक एक्टिविटी के साथ इतनी हद तक जुड़े रहना जो कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर दे। एडिक्शन सिर्फ किसी सब्सटेंस की नहीं होती बल्कि नॉन सब्सटेंस एडिक्शंस भी हैं जिन्हें हम प्रोसेस एडिक्शन कहते हैं, और उनमें वीडियो गेमिंग जो है ये एक बड़ा एलिमेंट आपको नजर आता है। सो पहली चीज कि ये प्रोवोकेट मत करें उस बच्चे को, उसको इनेबल भी मत करें कि जब उन्हें कोई डिफिकल्टी है तो वो बच्चे को अलाउ करें, और जब उन्हें डिफिकल्टी नहीं है और उनके पास टाइम है उस बच्चे को मैनेज करने में तो फिर वो प्रोवोकेट करना शुरू कर दें। बल्कि उसके साथ बैठ के कोई टाइम तय कर लें। फर्स्ट करें अगर वो 4 आवर्स अभी वीडियो गेम प्ले करता है तो वो इस बात से इनिशिएट करें कि वो नेक्स्ट वीक से उसका माइंड प्रिपेयर करना शुरू कर दें कि नेक्स्ट वीक की फलां डेट से अब 3.5 घंटे वीडियो गेम देख सकते हैं। ठीक है, और हाफ एन आवर जो है वो आपका उस टाइम में से खत्म कर देंगे। सो ये थोड़ा आसान टास्क है उस बच्चे के लिए। वो कहेगा ठीक है ऐसा कर लेंगे। जब वो देखें कि अब वो 3.5 घंटे वॉच करता है और कमिटमेंट के साथ ही रहता है कि 3.5 घंटे से वो ऊपर नहीं जाता, तो फिर कोई 3 हफ्ते के बाद कहें कि अब आप नेक्स्ट वीक से 3 आवर्स अपना वीडियो गेमिंग का जो टाइम है उसको कर लेंगे। तो इसी तरह हाफ एन आवर रिड्यूस करते करते वो कोई अगले 5 से 6 माह के दरमियान उसको कोई हाफ एन आवर या 1 आवर के ऊपर जो है वो लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर वो आज अपने बेटे से कहेंगे कि बेटा मैंने कंसल्ट किया था प्रोफेशनल से और उन्होंने कहा है कि बस बिल्कुल ही खत्म कर दें, ये तो नहीं होना चाहिए, तो वो बेटा कभी भी नहीं मानेगा और उनके लिए काफी बिहेवियरल इश्यूज जो है वो खड़े कर देगा। सो स्मॉल टास्क बेबी स्टेप से शुरू करें कि हाफ एन आवर उसका टाइम रिड्यूस करें जितना भी वो टाइम कंज्यूम करता है वीडियो गेमिंग पे, और फिर कोई आपका टारगेट एक होना चाहिए कि अगले 3 हफ्तों के बाद जब वो उतने टाइम को जो आपने उसके साथ तय किया होता है उससे वायोलेट नहीं करता तो फिर अगला एक टास्क कर दें, फिर अगला। सो ग्रेजुअली स्लो प्रोसेस के थ्रू आप उसकी इस जो प्रोसेस उसका जो डेवलप हो रहा है वीडियो गेमिंग का या स्क्रीन एडिक्शन का, आप उसको लिमिट कर सकते। सही। मुझे यकीन है नाजरीन आपको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे और काफ़ी मदद भी मिली होगी, और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी किस्म के मसाइल के साथ आपके साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
जन्म लेती हैं